जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीट परीक्षा 2026 के बारे में, जिसमें आज के इस पोर्शन में हमने लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक है, जिसमें से पीवाईक्यू बेस्ड ये आपका पेपर मॉडल पेपर होने वाला है और यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सीडीपी का पैटर्न दोनों पेपर में, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों पेपर में पैटर्न लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जो फाइनल एग्जाम देंगे 8 तारीख को, 8 फरवरी को, वहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज का मॉडल पेपर 3 के संपूर्ण 30 क्वेश्चंस। देखिए, ये मॉडल पेपर 3 है और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं सीडीपी में? तो 30। ठीक है, 30 जो है 30 प्रश्न होते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तो पहले का ए बी सी डी जो भी होगा वो लिख करके आप ऐसे नीचे कमेंट करते रहिएगा और टोटल 30 प्रश्नों तक आप नीचे कमेंट करते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो के बारे में भी आप अंतिम में अपनी व्यक्तिगत राय जरूर साझा करेंगे हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का ये पहला प्रश्न। क्वेश्चन एक कह रहा है कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास का एक निश्चित क्रम होता है? तो निश्चित क्रम कौन सा होता है? ये किस सिद्धांत के अनुसार है? क्या निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, क्रमबद्धता का सिद्धांत है या फिर व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ये क्रमबद्धता का सिद्धांत है। ठीक है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यह विकास के किस सिद्धांत के अनुसार है? तो क्रमबद्धता के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति किस अवस्था में होती है? तो यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इसमें इन्होंने बच्चे के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो टोटल 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। जैसे कि पहली आपकी क्या थी? पहली आपकी संवेदीगामक अवस्था थी, दूसरी पूर्व संक्रात्मक थी और तीसरी मूर्त संक्रात्मक थी और चौथी आपकी अनौपचारिक संक्रात्मक थी, जो कि आपकी संवेदीगामक अवस्था है कि इंद्रजनित अवस्था भी कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष चलती है, ये चलती है 2 से 7 वर्ष और ये चलती है आपकी 7 से 11 वर्ष, ये चलती है आपकी 11 से 15 वर्ष तक लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा था? वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति किस अवस्था में होती है? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा बेटा संवेदीगामक अवस्था या फिर इंद्रजनित अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष के बीच में वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो कौन सी महत्वपूर्ण है? देखिए, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो क्या अनुकूलन, आत्मसातकरण, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या फिर संतुलन? तो जहाँ पर वाइगोत्स्की महोदय मिले वहां पर आप सामाजिक संस्कृति के साथ जाइएगा, हमेशा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका अनुकूलन हो गया, अनुकूलन, आत्मसातकरण और संतुलन, ये किससे संबंधित था? तो जीन पियाजे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें से उन्होंने लगभग 4 वर्ष से 15 वर्ष तक के सिर्फ लड़कों को शामिल किया था, लड़कियों को शामिल नहीं किया था। इसलिए इन पर पक्षपात का आरोप भी लगता है, इनकी उपेक्षा भी की जाती है कोहल वर्ग की। ठीक है, और इन्होंने कितने स्तर दिए हैं? तो स्तर इन्होंने 3 दिए हैं टोटल, और सॉरी, चरण कितने दिए हैं? चरण आपके 3 दिए हैं। स्तर कितने होते हैं? स्तर 6, यानी कि प्रत्येक चरण के 2 स्तर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस पर होगा? तो पूर्व पारंपरिक स्तर पर, पारंपरिक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक का, फिर अमूर्त संक्रांतमक स्तर पर। तो यहाँ का सही जवाब बेटा क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन काफी आसान है यहाँ पर। समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा होती क्या है? तो हमने आपको कई बार बताया है, हर हर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी में बता रखा है।
सामूहिक कक्षा वे होती है जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं एक ही छत के नीचे, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे सृजनशील बालक हो, रचनात्मक बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, दिव्यांग बालक हो, तो सभी बालक जब एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं तो होती है समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को अधिगम या शिक्षण देना है। तो यहाँ पर कहा है क्या करना चाहिए, तो बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। तो बच्चों को कभी आप वर्गीकृत या अलग नहीं करेंगे, ना ही क्लास में बैठने से मना करेंगे, ना ही घर भेजेंगे, ना ही स्कूल आने से रोकेंगे। ऐसा सभी विकल्प आपके समवयस्क कक्षा के लिए रॉन्ग होंगे, ठीक है। सीखने के लिए एक ही विधि का प्रयोग करना होता है तो एक ही विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे समवयस्क कक्षा में। अगला ऑप्शन कह रहा है कि विविध शिक्षक रणनीति का उपयोग करना और सभी बच्चों को शामिल करना, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना केवल, तो केवल हमेशा निगेटिव होता है, ये कट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ठीक है। यानी कि समवयस्क कक्षा में जितने भी बालक होंगे विविध यानी कि अलग अलग जो है शिक्षण व्यवस्था का जो है शिक्षण रणनीतियों को आप उपयोग करेंगे और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे बैठा के, ठीक है। यानी कि जो बच्चा जैसे आपका द्रव जो देखने में जिसको समस्या होगी तो उसको श्रवण वाली यानी सुनने वाली श्रवण टीएलएम का प्रयोग करेंगे, ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, जिसको जो है देख और जिसको सुनने में समस्या उसको देखने वाली जो है टीएलएम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो है अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग चीजों का प्रयोग करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कवि में कौन सी बुद्धि अधिक होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया जिसमें से अलग अलग बुद्धियों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कवि में कौन सी बुद्धि होगी, तो बात कवि की आई है तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि होगी, शारीरिक बुद्धि होगी, भाषाई बुद्धि होगी या फिर तार्किक गणितीय बुद्धि होगी। तो कवि में कौन सी बुद्धि होती है, ठीक है। तो कवि में बेटा होती है भाषाई बुद्धि। कवि हो गया, राजनीति हो गया, यानी कि जो ज्यादा बोलते हो या लिखते हो तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है, आपकी भाषाई बुद्धि होती है। जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी इत्यादि होते हैं, उनमें जो है कैसी होती है, शारीरिक शारीरिक गति जो है संवेदी बुद्धि होती है। जो आपके इंजीनियर होते हैं उसमें कैसी होती है, तो इंजीनियर आदमी क्या होती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2000 सॉरी एनईपी 2020 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए आकलन का मुख्य उद्देश्य हमेशा सतत और व्यापक होना चाहिए, यानी शैक्षिक और सहशैक्षिक जहां पर मिल जाए वो वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि रैंक देना, तो रैंक देना आकलन का उद्देश्य नहीं होता। रटने की जो है रटने की क्षमता का परीक्षण करना, तो ये भी नहीं होता है। छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना और प्रतिक्रिया देना होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना और प्रक्रिया देना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल परीक्षा पर परिणाम पर जोर देना तो ये आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। एनईपी 2020 हमेशा कहता है कि बच्चा करके सीखे। देखिए कुछ चीजों का ध्यान दीजिएगा, चाहे एनईपी 2020 बोले या फिर एनसीएफ 2005 कहे, तो वहां पर चीजों का ध्यान दीजिएगा कि बच्चा क्रिएटिविटी के द्वारा सीखे, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। और जो शिक्षक होगा, शिक्षक के बारे में अगर पूछे इन दोनों से, तो शिक्षक जो होगा सहयोगी या फिर सहयोग कर्मी के रूप में काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता की पहचान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो जो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को पहचानने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है, क्या अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति या फिर अनुकरण। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन जिसके रटाए रटाए क्वेश्चनों का आंसर हो, यानी कि सभी किसी क्वेश्चन का आंसर एक हो, यानी कि इन द बॉक्स जिसको कहते हैं, तो अभिसारी चिंतन होगा। अपसारी चिंतन में क्या होता है, अपसारी चिंतन यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके जो यानी कि आपके बहुत एक क्वेश्चन के बहुत सारे जो है क्वेश्चन आंसर हो, या फिर रटन यानी कि रटने संबंधी या फिर अनुकरण। तो यहाँ पर रचनात्मकता का सबसे अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन जिसके एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा जब जेंडर जो है जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करना हो या संवेदनशीलता को बढ़ावा देना हो, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे कि
हमेशा एक ऐसा उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण के द्वारा या चर्चा के द्वारा इसको जो है सब इस पर बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकता है। मतलब ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करना होगा बच्चों के सामने जिसमें से महिलाओं को बाहरी कामकाज में दिखाना होगा और पुरुषों को घर के कामों के लिए दिखाना होगा, ठीक है। और चर्चा आयोजित करके जो है इसको खत्म किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जेंडर आधारित कार्य आवंटन करना, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले उदाहरण देना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग उपेक्षाएं रखना। तो अलग अलग उपेक्षा कभी नहीं रखेंगे, अनदेखा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। आधारित आवंटन नहीं करेंगे आप, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले कार्यों को उदाहरण देना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मकता यानी कि रचनात्मक आकलन का एक उदाहरण क्या है। तो क्या सत्र के अंत में परीक्षा लेना ये हो जाएगा, या फिर मानकीकृत परीक्षण, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कक्षा में प्रश्नोत्तरी और चर्चा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है वार्षिक परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका कक्षा में प्रश्नोत्तरी और चर्चा, यानी कि बच्चों से क्या होगा, बच्चों का आकलन कौन सा सबसे अच्छा होगा रचनात्मक आकलन का, कि बच्चों से प्रश्न पूछिए, ठीक है, और किसी चीज पर चर्चा कीजिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जीव आदि यानी कि एनिज्म क्या है। तो क्या जानवर से बात करना, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, या फिर जानवरों की नकल करना, या फिर जानवरों का सम्मान करना। तो जीववाद क्या है पियाजे के अनुसार, तो पियाजे ने जीववाद की अवधारणा दी है। इसका सही जवाब हो जाएगा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि किस अवस्था में बच्चे में जीववाद के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, आपको ये बताना होगा कि किस अवस्था में जीववाद होता है बच्चों में, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव कब समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग क्या है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वाइगोस्की ने इसके फोल्डिंग की अवधारणा दी है, इसके कई हिंदी नाम कई सारे होते हैं, पाड़ हो गया, मचान हो गया, और पता नहीं कितने नामों से जाना जाता है, लेकिन आप एक ही चीज याद रखेंगे, इसके फोल्डिंग है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही शब्द इसके लिए बना हुआ है इसके फोल्डिंग। इसका मतलब होता है इसको फोल्डिंग का कि अस्थायी सहारा देना। बच्चा जब कोई चीज सीख रहा हो तो जब ना सीख पाया हो स्टार्टिंग में ही उसको कुछ समय के लिए सहायता दीजिए, वो सीख ले, उसके बाद सहायता देना बंद हो जाएगा, यानी कि ना वो सहायता मांगेगा दोबारा, ना आप सहायता करेंगे। तो ये होता है अस्थायी सहारा। तो ऑप्शन ये कह रहा है बच्चों को कोई मदद न देना, तो नहीं, ये नहीं होगा। बच्चों के लिए बच्चों को सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सीखने में अस्थायी सहारा देना या अस्थायी सहारा प्रदान करना, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर आपसे अगर पूछता है कि कौन सा जेडपीडी, इसके फोल्डिंग ये हो गया, जेडपीडी क्या होता है। तो जेडपीडी की अवधारणा भी वाइगोत्स्की ने दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होता है, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि बच्चा जो खुद से सीखा हो और किसी वयस्क के हेल्प के द्वारा जो सीखा हो। तो इसका अंतर जो होता है यही होता है आपका जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और कभी आपसे पूछ ले MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, अगर ये पूछे कि किसकी अवधारणा है, तो ये भी वाइगोत्स्की की है। व्यक्तिगत वार्ता जो भी है, व्यक्तिगत वार्ता जो नहीं कि बच्चा कुछ काम करते समय, खेलते समय जब अपने खुद से बात करता है, तो ये उसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है, प्राइवेट स्पीच। तो वो भी वाइगोत्स्की की अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या है। तो सिर से पैर की ओर, शरीर के केंद्र से परिधि की ओर, पैर से सिर की ओर, या फिर बाहर से अंदर की ओर। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, जब शरीर द्विराभिमुख के सिद्धांत के अनुसार पूछे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में गलतियां होती हैं। जब आपको समीप द्विराभिमुख सिद्धांत के अनुसार पूछ ले, तो आप इसकी तरफ जाएंगे, शरीर यानी शरीर के केंद्र से परिधि की ओर। और अगर ऐसे पूछता है कि उस बच्चे का विकास कैसा होता है, तब आप सिर से पैर की ओर जाएंगे, लेकिन समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है। तो एनसीएफ 2005 सीखना क्या बताता है, क्या निष्क्रिय प्रक्रिया बताता है, ज्ञान के संरक्षण बताता है, क्रिया और सामाजिक प्रक्रिया बताता है, फिर रटने की प्रक्रिया बताता है। तो ऑप्शन आपका डी कटेगा, ए कटेगा, और आपका जो कटेगा वो कटेगा बी, बचेगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। सीखना क्या है, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा
वे खुद करके सीखे, ठीक है, हस्तपरक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का रहा, डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को किसमें कठिनाई होती है? तो डिस्लेक्सिया क्या लिखने में कठिनाई होगी, पढ़ने में, गणती गणना में, या फिर चलने फिरने में? तो देखिए जो डिस्लेक्सिया हो गई वो पढ़ने से संबंधी विकार होता है, पढ़न संबंधी विकार होता है, जिसमें से बच्चा शब्दों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है, तो डिस्लेक्सिया होती है। ये लिखने से पूछे तो क्या बताएंगे आप, डिस्ग्राफिया बताएंगे। गणती गणना से क्या बताएंगे आप, गणती गणना से हो जाएगी डिसकैलकुलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को बच्चों की त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? तो क्या एक बाधा के रूप में देखेंगे, गंभीर गलती के रूप में देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखेंगे, फिर दंड के कारण के रूप में देखेंगे? तो बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, उसको आप किस रूप में देखेंगे? तो इसका सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखेंगे, यानी बच्चा जब सीखने की कोशिश करेगा तो गलतियां उसमें स्वाभाविक होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या है? तो बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी यानी कि प्राथमिक कारक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट होता है वही ना होगा समाजीकरण की पहली एजेंसी। तो बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? क्या विद्यालय से, मीडिया से, परिवार से, फिर सरकार से? तो सही जवाब हो जाएगा आपका परिवार। परिवार एक प्राथमिक एजेंसी होती है, बाकी मीडिया हो गया, विद्यालय हो गया, पास पड़ोस हो गया, ये सभी द्वितीयक या गौड़ होती हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा अगर निष्क्रिय समाजीकरण कहाँ पर होता है? तो निष्क्रिय समाजीकरण हमेशा आप ध्यान रखिएगा एक ही स्थान होता है, पुस्तकालय, यानी कि जहाँ बच्चा एक दूसरे से बात ही ना कर पाए तो वहां पर निष्क्रिय हो जाएगा। बाकी आपका जो स्टार्ट होता है बच्चे का समाजीकरण वो परिवार के बीच होता है, माता पिता भाई बहन से बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मूल विचार क्या है? तो इनके अनुसार मूल विचार क्या है? क्या विकास व्यक्तिगत विकास होता है, यानी कि विकास क्या होता है, व्यक्तिगत यानी कि खुद से अकेले होता है? तो नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं बताया है। अब ऑप्शन कह रहा है विकास केवल जैविक कारकों पर निर्भर करता है, तो वाइगोत्स्की ने ये ऐसा भी नहीं बताया है। ऑप्शन सी कह रहा है विकास सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संस्कृति के माध्यम से होता है, तो हमने आपको पहले ही कहा था जब वाइगोत्स्की का है तो आप सीधा एक चीज ढूंढिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी का रहा है विकास चरणों में होता है, तो विकास चरणों में जो बताया था वो बताया था आपके जीन पियाजे महोदय ने, 4 चरण इसके बताए थे, लेकिन वाइगोत्स्की जब भी मिले तो सामाजिक संस्कृति का आप ढूंढिएगा, सही विकल्प हो जाएगा। इन्होंने कहा था बच्चा जो है समाज से अंतःक्रिया के द्वारा वयस्कों से सीखता है, यह उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है तो किधर से किधर की ओर बढ़ता है? क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, जटिल जटिल से सरल, या फिर पैर से सिर की ओर बढ़ता है? तो विकास किधर से किधर की ओर बढ़ता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी पहले जो है उदाहरण फिर नियम, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में दृष्टि बाधित छात्र के लिए क्या उपयोगी होगा? यानी कि बच्चे को देखने में समस्या हो रही है तो उसके लिए क्या उपयोगी होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि रंगीन चार्ट और चित्र, जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो इसका लगाने से क्या क्या फायदा होगा? ऑप्शन बी कह रहा है ब्रेन लिपि और श्रव्य सामग्री, यानी कि ऑडियो मटेरियल्स, ब्रेन लिपि और ऑडियो मटेरियल्स। हाँ बिल्कुल, अगर आप बच्चा देख नहीं पा रहा तो ब्रेन लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, और सुनने वाली यानी कि जो है ऑडियोग्राफी आप प्रयोग कर सकते हैं बच्चे को सिखाने में। इसमें ब्रेन लिपि में हमेशा हम बताए हैं कि इसमें 6 बिंदु होते हैं। कई बार पूछा ब्रेन लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो ब्रेन लिपि में 6 बिंदु होते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? तो बात जब भी संरक्षण किया है तो कब विकसित होगी, संवेदीगामक में, पूर्व संक्रात्मक, मूल संक्रात्मक, या फिर औपचारिक संक्रात्मक, ठीक है। तो बच्चे संरक्षण कब हो जाएगा, ये सही जवाब जाएगा बेटा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी, यानी कि मूर्त संक्रात्मक के साथ, ठीक है। यानी कि जब चीजें जो चीज सामने हो उसके बारे में विचार करना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि प्रस्ताव दिए हैं शुरुआत में, ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई हैं ये बताना है, क्या 5 प्रकार के, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की? तो हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धियां बताई हैं बेटा वो टोटल बताई हैं आपके 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धियां हावर्ड गार्डनर ने शुरुआत में बताई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल। तो क्या ये होता है? तो नहीं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है। हमने समावेशी कक्षा के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, उन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम बताते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उससे रिलेटेड अदर चीज़ें एक साथ बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जोड़ करके उन चीज़ों को समझ सकें। ऑप्शन बी कह रहा है सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करना और विविधता का जश्न मनाना। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देंगे, समान बच्चों पर ध्यान देंगे तो समावेशी नाम क्यों? या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि इस पाठ्यक्रम को कठिन बनाना। तो नहीं, पाठ्यक्रम को कठिन नहीं बनाना होता। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना और जो है विविधता का जश्न मनाना, यानी कि सभी प्रकार के बच्चे समावेशी कक्षा में होते हैं, चाहे आपके किसी भी तरह के बच्चे हों, जो है पिछड़े बालक हों, सामान्य बालक हों, रचनात्मक बालक हों, ठीक है, प्रतिभाशाली, दिव्यांग, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चों को समान अवसर देना, उनके जो है आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करना, ठीक है, और विविधता का जश्न मनाना। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पहले चरण में बच्चा नैतिक निर्णय किस आधार पर लेते हैं? तो क्या सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, या दंड और आज्ञाकारिता, या फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की? तो बेटा यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, दंड और आज्ञाकारिता। कौन सा? दंड और आज्ञाकारिता आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संबोधित किया जा सकता है? तो छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति को अपनाकर। तो क्या सभी के लिए आप एक ही शिक्षण पद्धति अपनाएंगे, या फिर विविध शिक्षण अधिगम की रणनीति का उपयोग करेंगे, या फिर कमजोर छात्र की उपेक्षा करेंगे? तो उपेक्षा करना गलत बात होती है, निगेटिव टैग वर्ड से कटेगा। छात्रों की तुलना करना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड से, ये भी कटेगा। हमने आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स जो हैं वो बता रखे हैं, उनके द्वारा आप वीडियो को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमने बताया, तो जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ बचे हैं आपके दो ऑप्शन, सभी के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण अधिगम रणनीति का उपयोग करना। तो देखिए यहाँ पर जो जाएंगे बेटा ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, सभी के लिए एक ही समान की शिक्षण विधि को नहीं अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर विविध शिक्षण अधिगम रणनीतियों का उपयोग करना होता है, यानी कि समावेशी कक्षा अगर है तो मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि अलग अलग प्रकार के बच्चे के लिए तो आप अलग अलग शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे, रणनीति को अपनाएंगे ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संतुलन क्या है? तो पियाजे ने संतुलन की अवधारणा दी, अनुकूलन के दिए, समावेशन के दिए, तो ये सभी किसकी हैं? आत्मसातकरण के भी सभी चीज की उदाहरण किसकी हैं? जीन पियाजे की। तो यहाँ पूछा है कि संतुलन क्या है? तो क्या आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का संतुलन है, या फिर केवल नई जानकारी को ग्रहण करना है, या फिर केवल पुरानी जानकारी को बदलना है? फिर ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया है। तो ये तीनों आपके कटेंगे, बचेगा क्या? ऑप्शन ए, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन है, ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या शामिल है? तो क्या जानकारी के बिना सवाल किए गए स्वीकार करना, या फिर तर्क विश्लेषण और मूल्यांकन करना, है फिर केवल रटना, है फिर केवल एक ही दृष्टिकोण बनाए रखना? तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? तो ऑप्शन ए, बिना सवाल किए स्वीकार करना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से हो गई? केवल रटना गलत हो जाएगा, केवल एक ही दृष्टिकोण बनाना गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका तर्क विश्लेषण और मूल्यांकन करना क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में चॉम्स्की का क्या विचार है? तो देखिए चॉम्स्की ने क्या कहा था, चॉम्स्की ने सिद्धांत दिया था भाषा अर्जन का सिद्धांत, ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया? तो भाषा अर्जन का सिद्धांत नॉन चॉम्स्की महोदय ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, तो क्या भाषा केवल नकल से सीखी जाती? तो नहीं, भाषा सीखने के लिए एक जन्मजात क्षमता एलईडी होती है, या फिर भाषा केवल सामाजिक अंतरक्रिया से सीखी जाती है? तो केवल नकारात्मक है, कटेगा। भाषा सीखने के लिए पर्यावरण का कोई योगदान नहीं होता? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो जो आपके चॉम्स्की महोदय थे उन्होंने क्या बताया था, बच्चे में भाषा सीखने की एक क्षमता होती है, यानी कि एक डिवाइस होती है लेड नामक, एलईडी नामक डिवाइस, जो बच्चे में जन्मजात पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार निजी वाक यानी प्राइवेट स्पीच का क्या कार्य है?
ते बच्चों को अपरिपक्वता को क्या दर्शाता है, या फिर यह बच्चों को अपने व्यवहार और सोच को निर्देश देने में मदद करता है। फिर ऑप्शन सी, यह एक समस्या है, फिर इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो जहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अपरिपक्वता को नहीं दर्शाता है ये, यह एक समस्या नहीं है, यह एक उद्देश्य नहीं, यह एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। यह बच्चों को अपने व्यवहार और सोच को निर्देशित करने का मदद करता है, यानी कि जो बच्चे खुद से बातचीत करते हैं किसी काम को करते समय, खेलते समय, पढ़ते समय, तो खुद को दिशा निर्देश देते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और परिणाम कैसे होते हैं? विकास और परिणाम जो होते हैं कैसे होते हैं? केवल आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं, केवल वातावरण पर आधारित होते हैं, केवल आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया होती है, फिर पोषण तत्व होते हैं। तो आपका केवल पोषण तत्व कटेगा, केवल केवल केवल, तो केवल निगेटिव टारगेट से कटेगा, बचेगा क्या? यह जो विकास होता है यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। और ये दोनों कैसे होते हैं, विकास और वातावरण? तो ये दोनों गुणात्मक होते हैं। तो ये थे आपके सीडीपी के टोटल 30 प्रश्न। अब आपने 30 में से कितने सही विकल्प दिए हैं आप वो बताएं। वीडियो कैसे लगी, वीडियो के बारे में व्यक्तिगत जानकारी साझा कीजिए। वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, क्या पसंद आया या क्या नहीं पसंद आया वो भी बताइए। और अन्य मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।